हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन टिप्स में आज अपन 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स उसके जो शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में अपने एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व किए थे। इन शॉर्ट वीडियो में आपके एमसीक्यू भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है। या शून्य कोटि के लिए आपको क्या लिखना, समाकलित वेग समीकरण। तो शून्य कोटि अभिक्रिया अपन किसको कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, या ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता हो। बहुत सी ऐसी अभिक्रिया होती है जो ताप, दाब, उत्प्रेरक इनकी उपस्थिति में संपन्न होती है। तो वो ताप, दाब या उत्प्रेरक उन्हीं के ऊपर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिकारक की सांद्रता चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे कितनी गुना अपन सांद्रता को बढ़ा दे या कितनी गुना सांद्रता को अपन कम कर दे, अभिक्रिया का वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन कौन सी बोलते हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको समाकलित वेग समीकरण का सूत्र पूछा जाता है, और अगर वेग नियतांक निकालने के लिए या समय ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो भी इसके अंदर आपको काम आता है। तो इसके लिए सूत्र होता है के नॉट इक्वल टू, या तो अपन लिख सकते हैं कि अगर सांद्रता को अपन अक्ष माने तो अक्ष अपॉन टी। के नॉट क्या होता है? वेग नियतांक। अक्ष जो होता है वो अभिकार्य की सांद्रता, और टी जो होता है वो क्या होता है? समय होता है। या अगर अपन को अलग अलग सांद्रता दे रखी है, या अपन डायरेक्टली सांद्रता को आर नोट माने तो प्रारंभिक सांद्रता को आर नोट, अंतिम सांद्रता को आर माने, और टाइम जो होता है वो टी होता है, तो इसके लिए सूत्र हो सकता है के नोट इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। तो आपको समाकलित वेग समीकरण का सूत्र लिखने को बोले तो आप चाहे ये सूत्र लिख दो, चाहे ये दोनों में से कोई सा सूत्र लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग एक और है, इसके अंदर अगर हम टाइम ज्ञात करते हैं तो टाइम ज्ञात करने के लिए भी ये सूत्र अपन काम लेते थे, टी इक्वल टू अक्स अपॉन के नोट, ये याद कर सकते हो। या इसको अपन लिख सकते हो टी इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन के नोट। टाइम ज्ञात करने के लिए ये सूत्र अपन यूज लेते हैं शून्य कोटि के लिए। अगला है प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसको बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो, उसको कौन सी बोलेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। और जिसकी कोटि एक होती है उसी को अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। और कोटि एक कब होती है? जब अभिक्रिया का वेग एक ही अभिकारक अणु के ऊपर निर्भर करता है, तो उसकी कोटि क्या होती है? एक होती है। तो प्रथम कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण की बात करें तो क्या होगा? k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log r नोट अपॉन r नोट जो होती है तो क्या होती है? यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता। r नोट जो होती है वो क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता अभिकारकों की, ठीक है। और जो r जो होती है वो क्या होती है? अंतिम सांद्रता अभिकारकों की अंतिम सांद्रता। या तो ये तो होती है t0 समय पे सांद्रता, और ये जो होती है t1 समय जो दिया होता है समय, उसके ऊपर ये सांद्रता क्या होती है? r होती है, ठीक है। और शून्य कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र ज्ञात करना है आपको, या सूत्र लिखना है। तो देखो, शून्य कोटि के लिए टोटल टाइम, पूरी टाइम के लिए तो t बराबर x अपॉन के नोट होता है। और अर्ध आयुकाल अपन किसको कहते हैं? किसी अभिक्रिया के आदि संपन्न होने में जो लगा समय उसको क्या बोलते हैं? अपन अर्ध आयुकाल बोलते हैं। और अर्ध आयुकाल का मतलब क्या हो गया फिर? कि जो अभिकारक की सांद्रता वो कितनी हो जाएगी? अभिक्रिया अगर आदि संपन्न हो जाएगी तो अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो अपने पास अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है? आर नोट आर, ये अपन क्या कर सकते हैं इसको? टी इक्वल टू पूरी सांद्रता तो कितनी है? x, इसकी आधी हो जाएगी तो x अपॉन 2 हो जाएगी सांद्रता, और के नोट, ठीक है। तो t 1/2 अगर हाफ लाइफ पीरियड ज्ञात करें तो t 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 के नोट हो जाएगा। तो अर्ध आयुकाल के लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा? अर्ध आयुकाल के लिए सूत्र क्या होगा? t 1/2 इक्वल टू x अपॉन 2k। अगर सांद्रता को अपन r नोट माइनस r ये मान रहे हैं तो अर्ध आयुकाल के लिए जो सूत्र होगा ये प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता r नोट, और आधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये r नोट अपॉन 2 हो जाएगी सांद्रता। तो ये अपन इस प्रकार लिख सकते हैं t 1/2 इक्वल टू r नोट अपॉन 2k। अगर सांद्रता को क्या माने? प्रारंभिक सांद्रता को r नोट माने तो क्या लिख सकते हैं? t1/2 इक्वल टू, तो आप कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो, ये सूत्र लिख सकते हो या ये सूत्र, दोनों में से कोई सा सूत्र लगा सकते हो। प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखना है, तो प्रथम कोटि के लिए भी अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है? t1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या होता है? k1। ये जो सूत्र होता है वो प्रथम
पट्टन कोटि के लिए अर्ध आयकाल का सूत्र। अगला है आर्यनीय समीकरण लिखना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। पट्टन कोटि के लिए अर्ध आयकाल का सूत्र भी आ चुका है। शून्य कोटि के लिए अर्ध आयकाल का सूत्र भी पिछली बोर्ड एग्जामों में आ चुका है। वेग समीकरण भी पूछा जा चुका है और आर्यनीय समीकरण भी पिछले बोर्ड एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो आर्यनीय समीकरण क्या होता है? k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आर्यनीय समीकरण है। सीधा सीधा पूछा जाता है कि आर्यनीय समीकरण लिखिए तो क्या होता है? k बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। के यहाँ पे क्या है? नियतांक होता है। ए चरघातांक होता है। ई ए जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? अभिक्रिया संपन्न होने तो जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा। आर यहाँ पे क्या होता है? गैस नियतांक और टी यहाँ पे क्या होता है? ताप होता है। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं जिसका 1 वर्ड में आंसर होता है वो उसमें भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 8 क्वेश्चन आएंगे छोटे वो भी उसके अंदर से आपके आ सकते हैं।